नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डिजिटल मीडिया यूट्यूब पेज पर। मैं कोमल पवार आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। तो आइए बिना किसी देरी के खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में वैक्सीनेशन को तेजी से बढ़ाया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि उनकी सरकार आने वाले कुछ दिनों में रोजाना 1.25 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने की योजना बना रही है। अरविंद केजरीवाल ने बताया, फिलहाल दिल्ली में रोजाना 30-40 हजार लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से मौजूदा मामलों में हुई बढ़ोतरी से नहीं डरने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि 500 से ज्यादा केस आए हैं, लेकिन इनसे डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले दिल्ली में रोजाना 6 से 7 हजार मामले होते थे और अभी 500 के करीब हैं। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार पूरी स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है और सारे कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति को नियंत्रण करने में केंद्र सरकार के विशेषज्ञों की भी राय ली जा रही है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट से फेसबुक के मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लागू किए जाने से रोकने की अपील की है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स ऑफ सर्विस 15 मई से प्रभावी होने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रसारण मंत्रालय ने व्हाट्सएप की पॉलिसी को चुनौती देने वाली एक याचिका के जवाब में दाखिल अपने एफिडेविट में यह अपील की है कि सीमा सिंह, मेगन और विक्रम सिंह नाम के याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा है कि ऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी भारत के डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी कानूनी में खामियों की ओर इशारा करती है। इस नई पॉलिसी के तहत यह प्रावधान है कि यूजर अगर इस ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके पास अपना डाटा फेसबुक या थर्ड पार्टी ऐप के साथ शेयर न करने का विकल्प नहीं होगा। अगर वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो वो ऐप को छोड़ सकते हैं। हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह ने इस मामले की सुनवाई 20 अप्रैल को करनी है। तो आइए चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां देता है। यह विधेयक उपराज्यपाल को कई विवेकाधीन शक्तियां देता है जो दिल्ली के विधानसभा से पारित कानूनों के मामलों में भी लागू होती है। प्रस्तावित कानून यह सुनिश्चित करता है कि मंत्रिपरिषद या दिल्ली कैबिनेट के फैसले लागू करने से पहले उपराज्यपाल की राय के लिए उन्हें जरूरी मौका दिया जाना चाहिए। इसी बात को लेकर केंद्र और राज्य के बीच में टकराव चल रहा है। हालांकि दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच टकराव कोई आम बात नहीं है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार बीजेपी शासित केंद्र सरकार के राष्ट्रीय राजधानी को लेकर किए गए प्रशासनिक मामलों को चुनौती दे चुकी है। साथ ही साथ LG और दिल्ली सरकार के बीच कामकाज का मामला न्यायालय तक जा पहुंचा है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस मामले को सुलझाती है। तो अब वक्त हो चला है राज्य चुनावों की महत्वपूर्ण जानकारियों का, इसलिए रुक करते हैं अमीषा शर्मा की रिपोर्ट की तरफ। शुक्रवार को भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने नई दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा था कि चुनाव आयोग भाजपा के आदेशों पर काम करती है। इस बात पर उन्होंने चुनाव आयोग से निवेदन किया है कि वह ममता से इस झूठे आरोप का स्पष्टीकरण मांगे। अगली खबर की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए 27 मार्च को वोटिंग होनी है। इससे पहले AIMIA प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बंगाल में बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी के पश्चिम बंगाल प्रमुख जमीरुल हसन ने विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही पार्टी छोड़ दी है। खबरों के मुताबिक हसन नंदीग्राम से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को समर्थन देने के लिए एक अलग पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। हसन नंदीग्राम में बनर्जी का समर्थन करने के लिए इंडियन नेशनल लीग में शामिल हो सकते हैं। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा 21 मार्च को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल यात्रा के दौरान पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। भाजपा अपने घोषणा पत्र में कई ऐलान कर सकती है। इसमें अन्य पिछड़े वर्गों को लेकर बड़ी घोषणा संभव है और पार्टी राज्य के कुछ जातियों को OBC में शामिल करने का ऐलान भी कर सकती है। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया है। असम में डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया में 2 अलग अलग चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो वहां किसी भी कीमत पर CAA को लागू नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि असम समेत केंद्र में BJP की सरकार है, फिर भी लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा। मोदी ने नारे दिए लेकिन रोजगार नहीं दिया। रोजगार छोटे छोटे बिजनेस देते हैं, इसे देश के 2-3 उद्योगपति नहीं दे सकते। PM ने देश में नोटबंदी की, उससे सारे छोटे रोजगार खत्म हो गए। फिर GST यानी गब्बर सिंह टैक्स लगाया
लोगों से झूठ बोला गया कि ये काले धन के खिलाफ लड़ाई है, लेकिन असल में ये सारा खेल गरीबों का पैसा निकालकर देश के बड़े उद्योगपतियों को देने के लिए खेला गया था। अब वक्त हो चला है स्पोर्ट्स जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों का। आइए रुक करते हैं तुषार वर्मा की इस रिपोर्ट का। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज। फिलहाल दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए सूर्य कुमार और कृणाल पांड्या भी हुए शामिल टीम में। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। भारतीय स्टार मुक्केबाज विजेंदर सिंह का अजय अभियान समाप्त। शुक्रवार को बैटल ऑन शिप में रूसी प्रतिद्वंदी लोब्सन ने जीता मुकाबला। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में भारत के लक्ष्य सेन को नीदरलैंड के मार्क कलजोव से मिली हार। टोक्यो ओलंपिक में भारत के निशानेबाज दिव्यांश सिंह और अर्जुन बबूता पुरुष 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में। अब वक्त हो चला है मनोरंजन जगत की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी का, इसलिए रुक करते हैं काजल गुप्ता की रिपोर्ट का। अलका याग्निक हुई आज 55 साल की। बहुत छोटी सी उम्र में ही शुरू कर दिया था उन्होंने गाना। अलका याग्निक का जन्म 20 मार्च 1966 को कोलकाता शहर के मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। अलका गुजराती सिंगरी परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। उनकी मां शुभा याग्निक एक बेहतरीन क्लासिकल सिंगर थीं। अलका ने महज 6 साल की छोटी सी उम्र से ही सिंगिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। अजीब दास्तान का ट्रेलर हुआ रिलीज। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन की आगामी अजीब दास्तान जल्द ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर की जाएगी रिलीज। फिल्म का जबरदस्त ट्रेलर अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हम आपको बता दें, इस फिल्म को शशांक खेतान, राज मेहता, नीरज घेवान और कायोज ईरान द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म 4 कहानियों का एक संग्रह है। यह 16 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को फिल्म धरोहर संरक्षण के क्षेत्र में FIAF 2021 पुरस्कार दिया गया। हम आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन इस अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय हैं। यह पुरस्कार इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव द्वारा प्रदान किया जाता है। इस मौके पर हॉलीवुड फिल्मकार मार्टिन स्कॉर्सेज़ और क्रिस्टोफर नोलन ने फिल्म धरोहर के संरक्षण के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए अमिताभ बच्चन की तारीफ की। अक्षय कुमार के साथ जैकलीन ने शुरू की अपनी अपकमिंग फिल्म राम सेतु की शूटिंग। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन अपनी आगामी फिल्म राम सेतु को लेकर चर्चा में हैं। वह 2 दिन पहले इस मोस्ट अवेटेड फिल्म की शूटिंग के लिए सुपरस्टार अक्षय कुमार और नुसरत भरूचा के साथ अयोध्या पहुंच चुकी हैं। ऐसे में एक्ट्रेस जैकलीन इस फिल्म का हिस्सा बनकर काफ़ी इमोशनल नजर आ रही हैं। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए अपने दिल की बात कही। उन्होंने लिखा, Here we go, #राम सेतु, feeling so grateful and blessed to be a part of this film। रुवीना दिलैक और अभिनव शुक्ला का नया गाना मर जानिया रिलीज हो चुका है। फैंस लुटा रहे हैं जमकर प्यार। बिग बॉस की विनर रही रुवीना दिलैक और उनके पति के साथ खूब पसंद किया गया था। शो खत्म होने के बाद अभिनव और रुवीना की जोड़ी एक बार फिर से देखने को मिली है। नेहा कक्कड़ का नया म्यूजिक वीडियो मर जानिया रिलीज हो चुका है और रिलीज होते ही धमाल मचा दिया है, जिसमें दोनों की केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आ रही है। तो ये थे कुछ जानकारियां जिनका जानना आपका जरूरी था। तो अगर ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने परिवार वालों के साथ इसे बांटना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ इन खबरों से जुड़ी कोई भी अपडेट आप तक पहुंचती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। पल पल की खबरों के लिए बने रहिए डिजिटल मीडिया के साथ। नमस्कार।